हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडे वी विल डू सम केस स्टडीज़। पढ़ाई तो आपने कर ली है, पर पढ़ाई के बाद असली प्रॉब्लम आती है कि हम केस स्टडी नहीं कर पाते हैं। तो केस स्टडी करने के लिए कुछ क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट करे हैं, जिसमें से आपको हेल्प मिलेगी कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और उसके आंसर्स क्या होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आई रीड आउट फर्स्ट एंड यू ऑल्सो रीड अलॉन्ग विद इट, और उसके बाद मैं आपको कुछ टाइम दूंगी कि आप सोचें, उसके बाद देखें कि आपका आंसर सही है या नहीं। The process that initiate implementation of plans, clarifying jobs and working relationship, and effectively deploying resources for re-attainment of identified and result is known as. So the answer is organizing. Why the answer is organizing? Because there is a word written there, clarifying jobs. Clarifying jobs हमने organizing में पढ़ा है, जब हमने इसका process पढ़ा, जब हमने इसकी importance पढ़ी। Working relationship ये इसके meaning में आता है। Deploying resources की बात की गई, जितने resources जब इकट्ठे करते हैं हम, जो हमने plan किया उसे पूरा करने के लिए हमें सारे resources चाहिए होते हैं, physical, human या financial. That's why the answer is organizing. इवन तो प्रोसेस तो कंट्रोलिंग में भी गिवन है, स्टाफिंग में भी गिवन है और डायरेक्टिंग में भी गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Aman Limited is manufacturing toys and has production, sales, purchase and finance department. Which type of organization structure would you suggest to them? State any three advantages of this organization structure. आप भी पढ़िए। आई थिंक यू गॉट द आंसर। स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े हैं। स्ट्रक्चर्स दो तरीके के होते हैं, एक फंक्शनल स्ट्रक्चर है और एक डिविजनल स्ट्रक्चर है। अगर आपको एग्जाम रूम में ये क्लिक हो गया कि स्ट्रक्चर्स कितने टाइप के हैं, तो आंसर मिलना और आसान हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखा है, आंसर है आपका यहाँ पे फंक्शनल स्ट्रक्चर। बट आंसर फंक्शनल स्ट्रक्चर क्यों है? द रीज़न इज कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो एक्टिविटीज़ हैं वो क्या क्या हैं या कितने डिपार्टमेंट्स हैं। प्रोडक्शन है, सेल्स है, परचेज है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है। एंड वी रेड आउट कि जहाँ पर हम डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं, ज़्यादा हम जहाँ एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं कि आप काम क्या करते हैं, आप फाइनेंस में हैं, आप मार्केटिंग में हैं, फाइनेंस प्रोडक्शन में है, तो ये बात हो रही है फंक्शनल स्ट्रक्चर की, जहाँ पे एक प्रोडक्ट है बट एक्टिविटी के बेस पे हमने उन्हें डिवाइड किया है। और अब इसी के आप कोई भी तीन जो एडवांटेजेस हैं वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, कि जहाँ पर आप आसानी से ट्रेनिंग दे सकते हैं, जहाँ पे ऑपरेशनल एक्टिविटी और प्रॉफिट ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज़ होता है। एनी 3 पॉइंट्स यू कैन राइट। तो होप द आंसर इज करेक्ट बाय ऑल। जिन्होंने ढंग से पढ़ लिया है वो इसे आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, साथ साथ पढ़ते रहिए, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। Speedo Cycle was in the business of manufacturing racing cycles and had a monopoly in the market. The business were doing very well and the company was consistently meeting its objectives of 10% increase in sales every year. Encouraged by the good track record, the MD of the company kept an ambitious target of 15% increase in sales for the next year. The same year, two competitors also entered the market, and because of this, the company was not able to meet its target. अब सबसे पहले आप ये देखिए कि इसमें पूछा गया है आइडेंटिफाई द प्लान, तो हमें पता चल गया कौन सा चैप्टर है। अब आप एक बार जो है रीड कीजिए। सो आई होप यू गॉट द आंसर। जैसे हमने क्लास में पढ़ा था उससे आपको समझ में आ जाएगा। एंड द आंसर इज कॉम्पिटिटर। वाई? बिकॉज हेयर इट इज गिवन टू कॉम्पिटिटर्स। क्योंकि हमने पढ़ा था जहाँ कॉम्पिटिटर आ जाता है और हमारी सारी जो प्लानिंग है वो उस कॉम्पिटिटर के हिसाब से जब हो जाएगी अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए, वो कहलाता है स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को क्रैक करने का तरीका ये लास्ट लाइन में गिवन है। द सेम ईयर टू कॉम्पिटिटर ऑल्सो एंटर्ड इन द मार्केट, बिकॉज ऑफ दिस द कंपनी वॉज नॉट एबल टू मीट इट्स टारगेट। तो यहाँ पे उन्हें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्लान उन्हें लेकर आना है, तो यहाँ स्ट्रैटेजी लेकर आना है।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमेशा क्वेश्चन में पहले कोशिश ये करना कि क्वेश्चन क्या दिया है, क्या पूछा गया है, इसका ध्यान रखें आप। ठीक है, क्या पूछा गया है। यहाँ पे दो पार्ट्स पूछे गए हैं क्वेश्चन के। पहले मैं आपको एक क्वेश्चन रीड करती हूँ, उसके बाद हम इसका आंसर पढ़ेंगे, ढूंढेंगे। पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एक्सप्लेन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट बीइंग डिस्कस अबव। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया है इन 4 लाइंस में, उस कॉन्सेप्ट को पहचान के उसके 2 इंपॉर्टेंस जो हैं, एनी 2, वो कोई भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो यहाँ दिए हों, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट सही आइडेंटिफाई करना है। दूसरा क्वेश्चन है, यानी कि अभी हमें कुछ नहीं पता ये मैनेजमेंट में से है, ये प्लानिंग में से है, या ये ऑर्गेनाइजिंग में है। और अगर आप जब बोर्ड में बैठेंगे तो 12 चैप्टर आपके सामने होंगे। दूसरा आता है, नेम एंड ब्रीफली एक्सप्लेन अ सुटेबल फ्रेमवर्क। ओह, फ्रेमवर्क, द मोमेंट फ्रेमवर्क इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ मी, इट क्लिक्स टू माई माइंड कि फ्रेमवर्क वर्ड तो मैंने किस चैप्टर में पढ़ा है। आई होप कि आप पहचान गए होंगे ये कौन सा चैप्टर है। फ्रॉम द कंपनी विद इन विच मैनेजर एंड ऑपरेटिंग टास्क आर टू बी परफॉर्म्ड। और फ्रेमवर्क के बाद आपको ऑपरेशनल और मैनेजर टास्क भी उन्होंने बताया है। तो आई होप यू रिकॉग्नाइज ये कौन सा चैप्टर है। अभी फिर भी मैं नहीं बताऊंगी, अब आप इस क्वेश्चन को रीड करिए, मैं आपके साथ साथ धीरे धीरे रीड करूंगी मन में। Okay, so now the answer is identify, explain any 2 points of importance of the concept. तो सवाल ये आता है कि पहले कॉन्सेप्ट कौन सा है, हमें पहले कॉन्सेप्ट देखना है। अब कॉन्सेप्ट कौन सा है, यहाँ बात हो रही है कि एक डाइवर्सिफाइड यूनिट है, उसमें डिफरेंट काम होते हैं, पर यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरीके से बांटें और उन्हें फ्रीडम दें तो अच्छा प्रमोट होता है काम, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और सबसे लास्ट में एक लाइन गिवन है, गुड पॉलिसी डिसीजन ऑफ टॉप मैनेजमेंट। जब भी गुड पॉलिसी डिसीजन की बात हो रही है तो यहाँ चैप्टर नेम है ऑर्गेनाइजिंग और हमारा कॉन्सेप्ट है डिसेंट्रलाइजेशन। वाई? क्योंकि यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो ये कि रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बांट रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि दूसरा भी डिसीजन ले सकता है। और डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग नहीं आता है कि गुड पॉलिसी डिसीजन टेकन बाय द टॉप मैनेजमेंट कैन गिव अ रिजल्ट्स। तो यहाँ पे आंसर है डिसेंट्रलाइजेशन, लेकिन हमें यहाँ पे लिखने हैं 2 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस। तो उसके कोई भी 2 इंपॉर्टेंस जो हैं वो वहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं, चाहे रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट है या क्विक डिसीजन मेकिंग है, वो आप दे सकते हैं। दूसरा आता है इसमें नेम एंड एक्सप्लेन अ सुटेबल फ्रेमवर्क। तो फ्रेमवर्क तो 2 ही हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज अ फ्रेमवर्क वेयर वी हैव 2 फ्रेम्स, one functional and other is divisional. When I read a first line, जब मैं पहली लाइन पढ़ती हूँ 7 प्रोडक्ट लाइन्स, टेलीकम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग, फाइनेंस, इसका मतलब यहाँ पे अलग अलग आप प्रोडक्ट बना रहे हैं या अलग अलग काम कर रहे हैं। इट इंडिकेट्स डिविजनल स्ट्रक्चर। Okay, I hope it is clear. When you read once or twice, it will be clear to you. Next question. Question number 5. You start reading along with this so that by the time I'll bring all the points. जी, in this question you have to identify the feature of management. आपको यहाँ फीचर्स बताने हैं, फीचर्स आपको एमसीक्यू में गिवन है। अब आप जल्दी से क्वेश्चन रीड कीजिए और उसके बाद आंसर ढूंढिए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। The answer is over here is management is a group activity. Management is a group activity. Why it is a group activity? Because here the task has to be implemented by plan and policy framed by the all departments. तो सारे departments मिलके काम करेंगे। Departmental head are appointed supervisor, superintendent, executive, so that workers, all those who are there, they can also work. और हर लेवल के लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, मिल के काम कर रहे हैं, सब लोग मिल के काम कर रहे हैं। वहाँ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स भी हैं, डिफरेंट सुपरवाइजर्स भी हैं। तो ग्रुप एक्टिविटी क्या है? जब सब लोग मिल के काम करते हैं, हर लेवल का बंदा और हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय जब मिल के काम करता है तो दैट कम्स अ ग्रुप एक्टिविटी।
तो आंसर इज अ ग्रुप एक्टिविटी. आई होप यू ऑल हैव डन करेक्ट. आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा एंड यू आर डूइंग वेल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. स्टार्ट रीडिंग along with this. Which of the following importance of organizing reduces the workload as well as enhance productivity? तो ये तो साफ समझ में ही आ रहा है कि ऑर्गेनाइजिंग का चैप्टर है ये. जल्दी से आप खुद एक बार पढ़ के इसे पहचानिए. इंपॉर्टेंस हम कई बार कर चुके हैं. आपका यहाँ कीवर्ड आपको ध्यान रखना है. इंपॉर्टेंस हमने एकदम से सामने आ गई, हमें रिकॉल भी नहीं करनी, लेकिन लिखा है रिड्यूसेस द वर्कलोड एज वेल एज एनहांस प्रोडक्टिविटी. तो जहां वर्कलोड कम किया जाता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ये हमने पढ़ा है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन में. होप आप सबका आंसर सही हो. इसे कहते हैं एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन, जो आपको पढ़ रखा है आपने और उसी पढ़े हुई चीज को आपके सामने वो रखते हैं और उसके बाद वो क्वेश्चन पूछते हैं. दिस क्वेश्चन इज नोन एज अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन. Next question, question number benefit of specialization. Now the next question is question number 7. Start reading along with this. ये भी एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, जहां पर जो कंटेंट आपने एनसीईआरटी में या आपके नोट्स में पढ़ा है उसी कंटेंट को एज इट इज देकर वो आपसे कह रहे हैं कि पहचानिए कौन सी एक्टिविटी यहाँ पर हुई है. ये एक्टिविटी भी हो सकती है, ये कॉन्सेप्ट भी हो सकता है, पर इसमें पढ़ना बहुत जरूरी है. क्या क्वेश्चन है? इट हेल्प्स अ मैनेजर extend his area of operation as without it his activity would be restricted to only what he himself can do. मेरे को उम्मीद है कि ये वो सब बच्चे कर लेंगे जिन्होंने इसे अच्छे से पढ़ा है. इसका आंसर है डेलीगेशन. और क्यों है? आपको नोट्स पढ़ाते हुए भी क्लास में बताया था कि अगर एक मैनेजर का एरिया बढ़ जाता है काम का, वो कैसे बढ़ेगा? वो तब बढ़ेगा जब वो लीस्ट इंपॉर्टेंट वर्क अपने एम्प्लॉयज के साथ बांट देगा, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ बांट देगा. ठीक है. और वो और इम्पॉर्टेंट जो उसकी डे टू डे की पॉलिसीज हैं, काम है, जो की एरियाज के काम है, उन पे अगर वो फोकस करेगा तो उसका रिजल्ट बेहतर होगा. तो इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को यूज करके वो अपना एरिया ऑफ ऑपरेशन बढ़ा सकता है. ठीक है. और अब ये नहीं है कि सिर्फ सारे काम अपने तक रखे. डेलीगेशन आपको ये एनसीईआरटी में भी लाइन मिल जाएगी और आपके नोट्स में भी ये गिवन है. तो कुछ चीजें जो होती है, ये रिमेम्बरेंस के क्वेश्चन है, जो एज इट इज आपको अंडरस्टैंडिंग और रिमेम्बरेंस की जो आपने लर्न किया है उससे आपको समझ में आता है. ये एक केस स्टडी नहीं है, बट ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में 2 बार आ चुका है, 3 बार बल्कि पिछले 10 साल में. तो वी नीड टू बी टेक केयर ऑफ इट. अब ध्यान रखिएगा इस लाइन को, अगर आपने आज तक नहीं पढ़ा है तो आप दोबारा इसे पढ़िएगा. अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8. Our question number 8 में we have an MCQ and I have given the options also because sometimes इसे difficult करने के लिए हम MCQs हटा सकते हैं, इसके जो options है. but यहाँ पर अगर थोड़ा सा आपके पास MCQs होंगे तो आपके options होंगे तो it will be more convenient to you. The sales department accuses production department for the poor sales due to the late delivery of goods. Production department accuses purchase department for not delivering the raw material in time, and purchase department accuses finance department for not releasing fund on time. Which quality of management is missing in the above situation? I'll give you a 10 seconds, you think, and then I'll tell you the answer and why. Yes, यहाँ एक वर्ड आया है and answer is your coordination. And why it is a coordination? Because यहाँ एक वर्ड आ रहा है द सेल्स डिपार्टमेंट एक्यूज. एक्यूज मतलब दूसरे पे इल्जाम लगा रहा है, दूसरे पे ब्लेम कर रहा है कि भाई तुम्हारी वजह से पुअर सेल्स हुई, डिलीवरी ऑफ गुड्स लेट हुआ. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक्यूज कर रहा है परचेज पे भी, तुम्हारी वजह से रॉ मटेरियल टाइम पे नहीं आया और हम काम नहीं कर पाए. परचेज डिपार्टमेंट एक्यूज कर रहा है फाइनेंस डिपार्टमेंट को कि तुमने टाइम से फंड्स नहीं दिए वरना हम तो काम कर ही लेते. तो यहाँ क्वालिटी कौन सी मिसिंग है? ये क्वालिटी भी हो सकता है, यहाँ लैकिंग भी हो सकता था, और यहाँ पर ब्लेमिंग भी हो सकता था. व्हाट इज मिसिंग ये भी हो सकता था. दिस क्वेश्चन कैन कम इन एनी वेज. बस आपको वो की पॉइंट्स याद होने चाहिए जो हमने क्लास में लिखवाए हैं कि आपको कैसे याद में रखा है. आपके नोट्स रेडी होने चाहिए और आपने उस नोट्स को पढ़ा हुआ होना चाहिए. सो देयर इज अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, या व्हाट क्वालिटी इज मिसिंग, या कोऑर्डिनेशन की मिसिंग है. एक इंसान कुछ और कह रहा है, दूसरा इंसान कुछ और कह रहा है. ठीक है, दिस इज व्हाट कोऑर्डिनेशन. Now come to question number 9. Start reading. You read yourself, I'll just discuss.
Question is, suggest how the organization can overcome the problem faced by it and give two benefits. यानी कि कुछ यहाँ परेशानी है और उस परेशानी को दूर करने के लिए आपको क्या अडॉप्ट करना पड़ेगा. यहाँ ऑर्गेनाइजेशन की बात आ रही है तो मुझे समझ में आ गया ये चैप्टर है ऑर्गेनाइजिंग, और हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे ऑर्गेनाइजेशन के, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. और यहाँ परेशानी आ रही है, और वो परेशानी आ रही है कि यहाँ पे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ठीक से अडॉप्टेड नहीं है, क्योंकि वो आप सिर्फ फॉर्मल लाइन से काम कर रहे हैं और वहाँ कोई पर्सनल इंटरेक्शन नहीं है, सोशल इंटरेक्शन नहीं है. ठीक है. और जब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है तो प्रोसीजरल इसलिए कि हायरार्की से काम चलेगा, 1 2 3 जैसी पोजीशन है उससे ये मैसेज जाएगा तो बहुत टाइम लगता है, और सबके रोल्स डिफाइन है तो कोई भी किसी से बीच में बात नहीं कर सकता, इंटरेक्शन नहीं कर सकता, उसे मोटिवेट करना मुश्किल है. तो यहाँ पे हम क्या अडॉप्ट करना चाहिए हमें, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एंड वी हैव टू गिव देयर बेनिफिट्स. आप एनी टू लिख सकते हैं, वो आपके हिसाब से आप देख सकते हैं कि अगर आप इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ करेंगे तो मोर देयर विल बी अ पर्सनल सोशल इंट्रैक्शन एंड देयर विल बी no delay in decision making or fast communication is possible. Now come to question number 10. This is assertion reasoning question because we used to have come in the exams, and इस बार भी जो बोर्ड का एग्जाम था उसमें assertion reasoning में मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स कटे हैं. तो we'll try for a one assertion reasoning also. Identify the options. 4 ऑप्शंस गिवन है और आपके सामने क्वेश्चन है, आप पढ़िए इसे. Planning essentially involves looking ahead and preparing for future through forecasting. And forecasting help to participate future events and drawing up of plans. तो यहाँ पर जो दोनों assertion and reason given है, both are correct and R is the correct explanation of the assertion. Means planning essentially involve looking ahead, हम आगे फ्यूचर में देखते हैं थ्रू फोरकास्टिंग, हमें पता है. और फोरकास्टिंग किस में हेल्प करती है, पार्टिसिपेट फ्यूचर इवेंट्स एंड ड्राइंग अप ऑफ प्लान, जैसे कि हमने डेवलपिंग अ प्रीमिसेस में भी फोरकास्टिंग के बारे में पढ़ा है. तो दोनों बातें भी सही हैं, असर्शन की भी और रीजन की, और रीजन सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन का. दिस इज द आंसर. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11. It is a little bit a lengthy question, so you have to read. I'll give you more time to read out, then only you can do. Okay, but first we will read out the question. There are 3 parts in this question. This could be a 6 marks question in your boards, and this could be a 1 mark question when we will ask only one point and we will give this into 1 mark question or 3 marks question. It depends, the question can be changed. You read yourself so that you can concentrate on the topic, but before that I'll read out the question before the case study. Identify the step of organizing process. सबसे अच्छी बात है कि मुझे पढ़ते ही ये पता चल गया कि ये तो क्वेश्चन जो है पूरे पेपर में ऑर्गेनाइजिंग का है. दूसरे में लेकिन ये ध्यान रखिए क्वेश्चन ढंग से पढ़िएगा, क्योंकि इट इज गिवन that identify the step of organizing process which has not been carried out properly and contribute to this problem. पर ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे नॉट लिखा है, ये नहीं लिखा कि कौन सा यूज हो रहा है, यहाँ कौन सा नहीं यूज हो रहा है, दैट यू हैव टू टेल. सेकेंड में एक्सप्लेन द 2 steps ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच हैव बीन टेकन बाय कानुपति टू रिस्पॉन्ड टू द कंप्लेंट. जो कंप्लेंट आई उसके रिस्पॉन्ड में उसने कौन से 2 steps उठाए. और लास्ट में एक्सप्लेन 2 points ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एज रिफ्लेक्टेड इन द अबव पैराग्राफ. इसी पैराग्राफ में ऑर्गेनाइजिंग के 2 इंपॉर्टेंस है, आप उन सारे को रिकॉल करके आप उसे ढूंढ सकते हैं. तो यू रीड आउट द क्वेश्चन. आप इस क्वेश्चन को पॉज करके रीड कर लीजिएगा, और अगर आप इसे पॉज करके रीड करेंगे तो जल्दी हो जाएगा. तो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है आइडेंटिफाई द स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस विच हैज़ नॉट बीन कैरिड आउट प्रॉपरली. तो यहाँ पे जो प्रॉपरली कैरिड आउट नहीं किया गया वो नहीं किया गया असाइनिंग ऑफ द ड्यूटी, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है प्रॉब्लम ये थी कि बार बार जो है इट वॉज मेड इट पॉसिबल फॉर हिम टू कैच ऑन द रूटीन वर्क. As a problem developed when an able and intelligent person, Nagarjun, aged 33,
Appointed by Kanupati, Nagarjun previous 3 years experience is closely related work made it possible to him to catch on the routine work for the new job more rapidly than our customary for a new employee. तो रूटीन वर्क के हिसाब से आपने जो है स्पेशल प्रोजेक्ट को असाइन ठीक से नहीं किया, ठीक है, फॉर्मल डिजिग्नेशन नहीं था और इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई। तो आंसर है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अब इसे जब सेकंड पार्ट में बोला है एक्सप्लेन द 2 स्टेप्स, तो जो स्टेप्स नहीं किया वो पहला स्टेप हो जाएगा। इस मीन्स क्वेश्चन पार्ट 2 में आपका 2 स्टेप्स में एक आएगा आंसर आपका असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी एंड सेकेंड इज योर एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ये दोनों आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद थर्ड स्टेप आता है 2 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस। आपको 2 इंपॉर्टेंस बतानी है जो यहाँ से आपको समझ में आती है। दैट इज वन इज योर सेकेंड लास्ट लाइन, यू कैन सी देयर इज अ क्लैरिफाइड द वर्किंग रिलेशनशिप। तो क्लैरिफिकेशन ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो आता है आपका क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप के पॉइंट में। और दूसरी चीज आती है लास्ट लाइन में आ रहा है प्रोडक्टिविटी एंड removing ambiguity and workload reducing, that is a part of benefit of specialization. This is what we are having the 2 answers. ठीक है, तो assigning of duty because defining the work of a different job position and allotting the work according to the skills of the employees is missing. And respond में उसने क्या करा, assigning of duty, establishing reporting relationship, और lastly who has to report to whom की जब बात आ रही है, ठीक है, तो वहां से who has to report to whom, its line is indicated in the second last line, वहां से हमें पता चल रहा है क्लैरिटी का। and third one is your reducing workload and enhance productivity, even though when we are talking about clear allocation of job related duties, second last line में लिखा हुआ है clear allocation of the jobs and related duties, so that is also one of the third important which has not been asked, that is effective administration. So with this the question number 11 is done. आप इसे ठीक से एक बार पॉज करके देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा एंड 6 मार्क्स का क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा कि हाउ इट कम्स इन योर एग्जाम। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा क्या गया, आइडेंटिफाई द स्टेप ऑफ प्लानिंग फंक्शन, यानी कि ये तो हमें क्लियर है प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अगर ये क्वेश्चन में प्लानिंग वर्ड नहीं गिवन होता तो हमें और मुश्किल होता कि ये प्लानिंग का क्वेश्चन है या ऑर्गेनाइजिंग का, पर आइडेंटिफाई द स्टेप हमें बताना है। तो यहाँ स्टेप के लिए आप रीड आउट करिए क्वेश्चन। इन प्लानिंग In financial plans, the risk-return trade-off is very common. The more risky the investment, the higher the return it is likely to give. To check such proposal, detailed calculation of earning per share, interest, tax, dividends are made and decision taken. जहां वर्ड आ गया चेक, प्लानिंग में आ गया स्टेप्स में चेक, तो चेकिंग इज अ पार्ट ऑफ इवैल्यूएटिंग, यानी कि जो हम कर रहे हैं उसे हम जब फर्स्ट इज आइडेंटिफाइंग, जो इससे प्रीवियस पॉइंट है दैट इज प्रीसीडिंग इज आइडेंटिफाइंग द ऑल्टरनेटिव्स। आफ्टर आइडेंटिफाइंग आई टोल्ड यू कि हम उसमें चेक करते हैं उसके प्रोज एंड कॉन्स। तो यहाँ चेक कर रहे हैं कि प्रपोजल डिटेल कैलकुलेशन करके कि इसके अर्निंग्स जो हैं या डिविडेंड वगैरह जो हम ये लेना चाहते हैं रिस्की इन्वेस्टमेंट प्लान वो ठीक है या नहीं। तो आंसर विल बी इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। ओके, this is a little big question, you have to read it out. Okay, there are 2 parts. One, identify and briefly explain the type of organization mentioned in the above para, कौन सा यहाँ पे organization बताया गया है। और दूसरा क्वेश्चन है कि explain one feature of the concept identified in part 1 as mentioned in the above para। जो आप टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ढूंढेंगे उसी के एक फीचर को आपको बताना है। तो रीड आउट द क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने 2 पढ़े हैं, one is formal and other is informal. तो here find out the answer, कौन सा यहाँ पे मेंशन किया गया है। Except for the official work, employees are not allowed to visit and talk to the employees of other department except the official work। जैसे मैंने ये देखा मुझे तो एकदम से समझ में आ गया that we are talking about the formal organization that you can explain out over here। ये मेरे लिए बहुत easily indicated है, ठीक है, ये सबसे अच्छा आसान है। इशूड इंस्ट्रक्शंस इशूड हैं उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है, ठीक है। और दूसरा एक्सप्लेन वन फीचर, तो जो फीचर यहाँ पे आ रहा है वो फीचर आ रहा है यहाँ पे फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव एंड वर्क परफॉर्मेंस। ही एम्फसाइज ऑन वर्क परफॉर्मेंस एंड रिजल्टेड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्जेक्टिव के ऊपर बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 14,
here you have to identify the level of management. Now, I hope you recall level of management is in which chapter? This is the management. This is the management chapter. Okay, and you have to identify the level. This question can be for 1 marks as an MCQ, and this can be for a 3 marks, where we can ask you to identify the level, and then we can ask write its 3 functions. Okay, so that you have to take care of. इसी टाइप के क्वेश्चन जो हैं जो आपके बोर्ड में, पैटर्न वही होता है, सिर्फ केस स्टडी बदल जाती है थोड़ी सी, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो सेम होता है. एंड हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट Das is the manufacturing director of Gamut Limited, manufacturing different varieties of cheese, and he is an efficient team working under him, consisting of Rajat, the production manager. जब जैसे ही मेरे को प्रोडक्शन मैनेजर आया समझ में, प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, तो मुझे समझ में आ गया ये मिडिल लेवल है. एंड दे अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द पॉलिसीज. अगर आपसे कोई एक इसमें फीचर पूछूं तो आपको ये समझ में आ जाएगा. मेकिंग द पॉलिसी इज द टॉप लेवल वर्क, एंड इंटरप्रिएटिंग, उसको एग्जीक्यूट कराने का जो काम है और उसे अपने लोअर लेवल में समझाने का जो काम है, वो काम आता है मिडिल लेवल का. तो और साथ ही साथ इसमें ये भी लिखा है दैट एडुकेट मैन पावर प्रोवाइड कराना, नेसेसरी ड्यूटीज देना, और मोटिवेट इज द पार्ट ऑफ मिडिल लेवल. दिस इज गिवन इन आवर बुक्स एंड द नोट्स, सो इट विल मेक यू वेरी मच क्लियर कि क्वेश्चन आसान होते हैं, बस आपने याद किया होना चाहिए. अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से याद किए हैं तो ये कोई दिक्कत करेंगे ही नहीं. पर हाँ, अगर आपने पढ़ा नहीं है तो यही चीज़ मुश्किल है. एवरीथिंग इज गिवन इन फ्रंट ऑफ यू इन दिस क्वेश्चन. सब कुछ आपके सामने है अगर आपने मिडिल लेवल और टॉप लेवल और लोअर लेवल को बहुत अच्छे से पढ़ा है. नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन. Okay, and here it is given in the form of MCQ again. It can be again for a 6 marks question like also कि हम ये क्वेश्चन दे दें और आपसे बोलें कि प्लानिंग की इंपॉर्टेंस बता दो, ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस बता दो, मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस बता दो, तो कुछ भी हो सकता है. तो रीड आउट द क्वेश्चन. इट इज अ MCQ क्वेश्चन. The process of designing and maintaining an environment in which individuals work together in group efficiently, accomplishing selected aim is known as. It is designing and maintaining an environment of individual work together. मिलके काम करना है. मिलके काम किस में करते हैं? मैनेजमेंट में करते हैं. हम मैनेजमेंट में हम मिलके काम करते हैं, जहां हम ग्रुप में काम करते हैं, एफिशिएंटली काम करते हैं. मैनेजमेंट एक प्रोसेस भी है. इट इज गिवन इन द NCERT इन द डेफिनेशन ऑल्सो. दिस इज द आंसर इज मैनेजमेंट, जो इस मीनिंग से भी हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है. तो दिस इज द पैटर्न. अगर आप इन क्वेश्चंस को कुछ करते हैं प्रिपरेशन करने के बाद तो डेफिनेटली इट हेल्प यू आउट. तो आज के लिए इतना ही. आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए और जल्दी हम दूसरी वीडियो के साथ आएंगे जिससे कि आप ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकें. गुड डे.